17 साल बाद उमेश पाल अपहरण केस में आज इंसाफ हुआ है। प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह जो अतीक का आतंक था वो आज इंसाफ की दहलीज पर आया है और अतीक को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। तो ये 17 तस्वीरें 17 साल बाद इंसाफ आया और 17 तस्वीरें एक साथ 17 कैमरे की नजर से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हलचल तेज थी। और ये हलचल न सिर्फ आज थी, आज तो बड़ा दिन था ही, कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन ये हलचल पिछले 2 दिनों से लगातार जारी थी जब गुजरात से प्रयागराज लाया जाना था अतीक अहमद को। और 17 साल बाद इंसाफ, अतीक को उम्र कैद। आइए जल्दी से आपको अपडेट बता देते हैं आज दिन भर क्या क्या हुआ। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। इसके अलावा दिनेश पासी और शौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा मिली है। कोर्ट की तरफ से सजा का जब ऐलान हुआ, अतीक का भाई अशरफ अहमद कोर्ट से बरी कर दिया गया। इस फैसले पर भी हैरानी जताई गई है। साल 2006 में हुआ था उमेश पाल का अपहरण और इसी मामले को लेकर अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया। अपहरण को लेकर साल 2007 में मामला दर्ज हुआ था और इसके अलावा 2006 में पहले यह अपहरण हुआ, 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ। राजूपाल हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी अतीक, 2005 में हुई थी बीएसपी विधायक राजूपाल की हत्या। तो अतीक के जो गुनाहों की फेहरिस्त है लंबी है। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की भी हत्या हो गई, ठीक 1 महीने पहले अब से। और उमेश पाल हत्याकांड में अतीक मुख्य साजिशकर्ता भी है। आपको बताते हैं अतीक अहमद को सजा होने पर उमेश पाल की मां का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अपहरण केस में न्याय नहीं मिला हमें, जबकि अतीक अहमद को फांसी होनी चाहिए थी। मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। उमेश पाल की मां ने कहा, मुझे सीएम योगी का उन पर पूरा भरोसा है। अतीक ने काले कोट और खाकी का खून किया है। मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। तो उमेश पाल की मां को आपने सुना, उन्होंने कहा कि फांसी दी जानी चाहिए थी, हमें फांसी की उम्मीद थी। उमेश पाल की पत्नी ने भी अतीक अहमद के लिए फांसी की मांग की है। अतीक को उम्र कैद की सजा पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल का बयान सामने आया। जब तक अतीक का परिवार तब तक आतंक रहेगा। उमेश की पत्नी का कहना है, मैं चाहती हूँ अतीक का आतंक खत्म हो, अतीक को जड़ से खत्म करना जरूरी है, अतीक को फांसी की सजा मिले। जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ। और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूँगी उनसे। TV9 भारतवर्ष के पास उमेश पाल की चिट्ठी भी मौजूद है। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज, इसी चिट्ठी के आधार पर अतीक को सजा मिली है। चिट्ठी में लिखा था, अपहरण वाली कार में अतीक मौजूद था। ये उमेश पाल की वो चिट्ठी है जो उमेश पाल ने लिखी थी। ये देखिए, ये मुकदमा जब दर्ज हुआ 2007 में, उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई और बाकायदा इस बात की गवाही दी गई कि अपहरण वाली कार में अतीक खुद मौजूद था। और पंकज झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुबह से आप देख रहे हैं पंकज झा को, वो बता रहे हैं किस तरह से फैसला आया, कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया और उसके बाद सजा का ऐलान किया गया। पंकज, लेकिन वो चिट्ठी भी सामने आ गई है,
उमेश पाल की। देखिए, इस केस को और मजबूत करने के लिए ये चिट्ठी की कड़ी बहुत जरूरी है। इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अपहरण, जिस कार से अपहरण किया गया, जिस कार से किडनैपिंग हुई, उस कार में अतीक बैठा हुआ था। पंकज, मुझे लगता है पंकज से संपर्क हमारा टूटा है। जल्दी से विवेक के पास चलते हैं। विवेक, लेकिन उमेश पाल का परिवार अब भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। बेशक इंसाफ 17 साल बाद मिला हो, उम्र कैद की सजा का ऐलान अतीक के खिलाफ हुआ हो, लेकिन वो चाहते हैं फांसी मिले अतीक अहमद को। देखिए, इस मामले में परिवार वालों से जब हमने बातचीत की तो उनका ये साफ कहना था कि जो फैसला आया है उस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनके बेटे की हत्या की गई है और वो चाहते हैं कि अतीक अहमद और उसके परिवार वाले जो भी इस मामले में आरोपी है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। यानी कि साफ है कि इन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, इन्होंने भरोसा जताया है। उनका कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ कुछ करेंगे और आगे जो है इनको फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से फैसला आया उसमें अशरफ जो है वो बरी हुआ है, तो उसको लेकर इनका ये कहना है कि जो वकील इनके थे उनसे बातचीत की जाएगी और आगे कोर्ट में भी अपील की जाएगी। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि जब अपहरण के मामले में फैसला आया है वो काफी देरी से आया है। जिस तरह से उमेश पाल अब इस दुनिया में नहीं रहे तो अब उनकी हत्या हो चुकी है। उनकी हत्या के आरोप, बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं विवेक कि अशरफ को बरी किया जाना ये नागवार गुजरा है उमेश पाल के परिवार को, और कह रहे हैं कि अशरफ को क्यों बरी किया गया, क्योंकि साजिश में तो वो भी शामिल था। हमारे साथ पंकज झा लगातार बने हुए हैं। पंकज, वो उमेश पाल की चिट्ठी भी सामने आ चुकी है जो कि इस केस को और मजबूत बनाती है। इस चिट्ठी में उमेश पाल ने खुद लिखा है, अपनी राइटिंग में लिखा है कि जिस गाड़ी से अपहरण किया गया, किडनैपिंग की गई, उस गाड़ी में अतीक मौजूद था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो अदालत का, जो MP MLA कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद से एक ही चर्चा हो रही है कि चूंकि एक ही क्राइम में अतीक अहमद, उसके वकील जो हनीफ सौलत है और दिनेश पासी, इस तीन को तो आजीवन कारावास की सज़ा मिल रही है, लेकिन अतीक के भाई अशरफ को दोषमुक्त करार दे दिया गया है। कानून के जानकारों की अलग अलग राय है। इसमें कानून के जानकारों का एक तबका ये कह रहा है कि इससे अतीक अहमद को ऊपरी अदालतों में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने पर थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि चूंकि अतीक अहमद को इसी क्राइम के आधार पर सजा मिल चुकी है तो हो सकता है कि ऊपरी अदालतों में अगर जाती है एजेंसियां तो फिर अशरफ को भी सजा मिल सकती है। एक बड़ी खबर आ गई है, फरार अमृतपाल, भगोड़ा अमृतपाल, दिल्ली का वीडियो सामने आ गया अमृतपाल सिंह का। दिल्ली में टहलता हुआ दिखाई दिया अमृतपाल। दिल्ली के मधु विहार का बताया जा रहा है वीडियो, CCTV 21 मार्च का बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये अमृतपाल है, ये जो लंबा सा शख्स आपको दिख रहा है ये अमृतपाल सिंह बताया जा रहा है। मधु विहार का ये वीडियो है। ये जो मास्क पहने हुए है शख्स आप देख रहे हैं, ये अमृतपाल बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई है ये अमृतपाल बताया जा रहा है। भगोड़े अमृतपाल का एक सुराग मिला है और ये सुराग ये है कि दिल्ली में टहलता हुआ दिख रहा है। ये CCTV सामने आया है, CCTV मधु विहार इलाके का बताया जा रहा है। ये देखिए, ये अमृतपाल का बताया जा रहा है। ये देखिए, चश्मा पहना हुआ है और पगड़ी उतर चुकी है, हुलिया बदला हुआ है। जो सबसे आगे चल रहा है उसके बारे में ये देखिए, ये जो सबसे आगे चल रहा है उसके बारे में, एक चश्मा पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, बाल खुले हुए हैं लेकिन पगड़ी नहीं है। ये हुलिया बदल चुका है अमृतपाल का और दिल्ली में टहलता हुआ दिखाई दिया। जितेंद्र, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमृतपाल के बारे में एक और सुराग मिला है कि दिल्ली में था वो। जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की चर्चाएं थी और इस बात के बारे में बताया जा रहा था कि अमृतपाल जो है वो दिल्ली के अंदर एंटर कर चुका है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल ये 21 मार्च 2023 की है और ये शाम का वक्त है, 5:17 के करीब का वक्त है। और आप देख सकते हैं दिल्ली का, ईस्ट दिल्ली का मधु विहार इलाका है जहाँ पर पप्पल प्रीत मास्क लगा के दिखाई दे रहा है, कंधे पे उसने बैग टांगा और ठीक उसके आगे जो शख्स चल रहा है लंबा चौड़ा, वो शख्स अमृतपाल सिंह है। अमृतपाल सिंह ने फिलहाल अपनी पगड़ी हटा दी है और वो जीन्स और टी-शर्ट और शर्ट पहने हुए साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल दिल्ली में मौजूदगी इनकी 21 मार्च को दर्ज की गई है। हालांकि वो दिल्ली के अंदर मधु विहार के अलावा किन किन जगहों पर घूम रहे हैं, कहां पर छिपे हुए हैं, इस बारे में अभी तक कोई भी सुराग उनका पता नहीं चल सका है। जी और जितेंद्र, ये इस वीडियो में अमृतपाल तो दिख रहा है लेकिन पर्पल प्रीत भी दिख रहा है और अमृतपाल का हुलिया चेंज हो चुका है।
पंजाब पुलिस पहुंच चुकी है नेपाल तलाश करने के लिए कि अमृतपाल कहां भागा होगा। ये एक तरह से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है, हुलिया बदल बदल के चकमा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये पंजाब से फरार हुआ था, सबसे पहले इसने कुरुक्षेत्र में अपनी पगड़ी बदली है, उसके बाद इसने अपनी पग हटा दी है, बाल खुले हैं इसके, उसके बाद इसने जो उसका चोला होता था वो फिलहाल बदल दिया था। बीच में बताया जा रहा था कि साधु के वेश में भी ये घूमते हुए कई जगहों पर दिखाई दिया कुरुक्षेत्र में, और अब ये फिलहाल जीन शर्ट और टी शर्ट पहने हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसने बाल अपने खोले हुए हैं। इसके अलावा जो पप्पल प्रीत है वो अभी भी अपने पुराने हुलिये में ही है, लेकिन पप्पल प्रीत ने अपना चेहरा छुपाने के लिए बाकायदा चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, और पप्पल प्रीत पहले दिन से इसके साथ लगा हुआ, और बताया जाता सबसे खासम खास जो है पप्पल प्रीत ही है। और जिस वक्त कुरुक्षेत्र में बलजीत कौर जो महिला थी जिसके यहाँ पर इन्होंने रात बिताई थी, वो जो बलजीत कौर थी वो भी पप्पल प्रीत की बेहद करीबी थी, जिसकी फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन ये जो वीडियो है दरअसल ये 21 मार्च का है, यानी कि 21 मार्च को ये ईस्ट दिल्ली के अंदर मौजूद था, और अब जो खबरें आ रही है वो इनके नेपाल भागने की आ रही है, यानी कि पिछले 7 दिनों के अंदर इसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, जो कि अब तक चाहे वो स्पेशल सेल हो या इसके अलावा पंजाब पुलिस हो चाहे आईबी की रिपोर्ट हो, उन सभी के मुताबिक ये नेपाल की तरफ भाग चुका है। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं, अब इन्हीं तस्वीरों के जरिए आसपास यानी कि मधुविहार मार्केट के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि इनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। जी ठीक है जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन ये एक ताज़ा सबूत है कि किस तरह से हुलिया बदलकर दिल्ली में मौजूद था अमृतपाल सिंह, और ये आपने ताज़ा तस्वीरें देखी जो सीसीटीवी 21 मार्च का बताया जा रहा है। अमृतपाल की तलाश में नेपाल पहुंची है पंजाब पुलिस। एक और बड़ी खबर, नेपाल में कई इलाकों में छापेमारी कर सकती है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस ने नेपाल पुलिस को अमृतपाल से जुड़ी जानकारियां भी सौंपी हैं, इंफॉर्मेशन दी है। नेपाल पुलिस को अमृतपाल के अलग अलग हुलिये की तस्वीर दी गई है, और अब ये एक और नया हुलिया जो कि अमृतपाल सिंह का। जितेंद्र, इसी बात की चर्चा हम कर रहे हैं कि नेपाल पहुंच चुका है इन 7 दिनों में। 21 मार्च का ये वीडियो है जो कि मधुविहार का बताया जा रहा है। इस इलाके के सारे सीसीटीवी अब खंगाले जाएंगे, और जो इसका ये जो हुलिया है उसी के मुताबिक तस्वीरें भी चस्पा की जाएंगी। अब पुलिस हरकत में आ जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब से सटे जितने भी इलाके हैं, चाहे वो धारचूला हो उत्तराखंड का, या फिर इसके अलावा महराजगंज हो या लखीमपुर खीरी हो, इन तमाम जगहों पर फिलहाल पप्पल प्रीत और उसके अमृतपाल इन दोनों के फोटो चस्पा कर दिए गए हैं। बाकायदा जो एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो बॉर्डर पर तैनात है भारत नेपाल बॉर्डर पर, उनको भी इसके बारे में अलर्ट कर दिया गया है। जो सघन जाँच है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर जो रिपोर्ट पर यकीन किया जाए, जो आईबी की रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके बारे में कि ये अमृतपाल सिंह नेपाल पहुंच चुका है बॉर्डर को क्रॉस कर, तो सवाल ये कि आखिरकार किस तरीके से, अगर ये नेपाल में है तो कैसे गया, जबकि तमाम चौकसी इस वक्त बॉर्डर के इलाकों में बरती जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब से निकलने के बाद ये सबसे पहले हरियाणा गया, हरियाणा के कुरुक्षेत्र समेत कई शहरों में रहा, उसके बाद ये दिल्ली आया है, और दिल्ली से फिर ये रवाना हुआ है या तो उत्तर प्रदेश की तरफ या फिर उत्तराखंड की तरफ। तो फिलहाल ये आखिरी वीडियो है, बार-बार लोकेशन सामने आई है, बदली हुई लोकेशन सामने आई है। न सिर्फ बदली हुई लोकेशन सामने आई है अमृतपाल सिंह की भगोड़े की, बल्कि जो हुलिया है बदला हुआ वो भी सामने आया है। ये तस्वीरें, सीसीटीवी तस्वीरें 21 मार्च की बताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। अब लगातार पंजाब पुलिस इस बात के लिए तलाश रही है कि अगर नेपाल भागा है तो नेपाल में कहां है अमृतपाल सिंह। और फिलहाल आगे बढ़ेंगे और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। रूस की अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी धमकी सामने आई है। रशियन फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी का बड़ा बयान सामने आया। रूस के पास ऐसा हथियार जो किसी को भी कर सकता है तबाह, अमेरिका को भी तबाह कर सकता है रूसी हथियार। निकोलाई पेट्रुशेव ने रूसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में ये बड़ा दावा किया है। तो ये बड़ा दावा किया गया पेट्रुशेव का रूसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में। बड़ा दावा, रूस के पास ऐसे हथियार हैं जिससे अमेरिका तबाह हो सकता है। देखिए 4 तस्वीरें जो बता रही हैं कि आखिर इस दावे में क्या कुछ कहा गया। इसमें सीधा सीधा रूस का ये चैलेंज है अमेरिका की तरफ। क्या अमेरिका इसका रिवेंज लेगा? क्या अमेरिका इस चैलेंज का जवाब देगा? और कहा गया है कि रूस के पास ऐसे घातक हथियार हैं जो कि अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। पूरा अमेरिका तबाह हो सकता है और पुतिन के दुश्मन भी तबाह हो सकते हैं। तो
तो क्या अमेरिका का नामो निशान मिट जाएगा? रूस की बड़ी धमकी सामने आई है। आइए बिग वॉल के जरिए जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। रशियन फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रुशेव की बड़ी धमकी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका सहित किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि रूस पर खतरा मंडराया तो किसी भी दुश्मन देशों का अस्तित्व मिटा सकते हैं। इस बड़ी धमकी में यह भी कहा गया है कि रूस के पास बड़ा धैर्य और हम किसी को अपनी सैन्य क्षमता से डराते नहीं हैं, यह भी कहा गया है। इसके अलावा सोवियत संघ के बिखरने के बाद रूस ने अपनी गलतियों पर बहुत काम किया है। ये बड़ी बात और बड़ी धमकी पेट्रुशेव की सामने आई है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे रूस जो है वो तैयार है और क्या आगे वर्ल्ड वॉर की पूरी आशंका नजर आ रही है। कुछ और ग्राफिक्स आपको बताते हैं। क्या रूस ने बयान देकर सीधे अमेरिका को चैलेंज कर दिया है? पहली बड़ी बात। इसके अलावा दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि रूस के बयान के बाद क्या होगा, अमेरिका का रिएक्शन, अमेरिका प्रतिक्रिया देगा। रूस के बयान के बाद क्या और बढ़ गया तीसरे विश्व युद्ध का खतरा? और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की इतनी बड़ी धमकी कितनी घातक और कितनी खतरनाक है? क्या परमाणु बम गिराने की तैयारी कर चुका है रूस? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस ने पूरी तैयारी कर ली है और ये पहला मौका नहीं है जब रूस के एक्शन के चलते अमेरिका से तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका हो। यूक्रेन युद्ध के बीच ऐसे कई मौके आए जब दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। रूस वर्सेस अमेरिका, कब तनाव बढ़ा आपको बता रहे हैं। तारीख के मुताबिक 20 मार्च 2023 जिनपिंग के मॉस्को दौरे से रूस अमेरिका में तनाव बढ़ा है। इसके अलावा अगली तारीख है 21 फरवरी 2023, रूस ने अमेरिका से स्टार्ट संधि तोड़ दी। ये बड़ा फैसला किया गया। 6 मार्च 2023 रूस ने कहा अमेरिका का रुख बदला, दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बहुत करीब है। इसके अलावा 6 दिसंबर 2022 दिमित्री मेदवेदेव, संप्रभुता स्वतंत्रता के लिए न्यूक्लियर थ्रेट जरूरी है, ये कहा गया मेदवेदेव की तरफ से। 9 दिसंबर 2022 व्लादिमीर पुतिन ने कहा एटमी अटैक करने वाले का नामो निशान मिटा देंगे। तो ये तारीख दर तारीख बता रही है कि एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिसंबर 2022 को कहा न्यूक्लियर ताकत में टकराव विनाशकारी होगा। फिर उसके बाद तारीख दर तारीख ये बताती रही कि कैसे कैसे तनाव दोनों मुल्कों के बीच में, दोनों पावर्स के बीच में बढ़ता चला गया। रूस ने अब साफ कर दिया है कि यूक्रेन से शुरू हुआ उसका अभियान अब रुकने वाला नहीं है। रूस का लक्ष्य भी साफ है कि यूक्रेन तो सिर्फ एक बहाना है, उसका मकसद तो दरअसल संपूर्ण विश्व को अपनी ताकत का एहसास कराना है। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि पुतिन की सेना ने सबसे बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है और उसका सबसे बड़ा निशाना अमेरिका की ओर हो सकता है। दुनिया के लिए बारूदी दहशत का बवंडर उठाने वाले जिस केंद्र में प्रेसिडेंट पुतिन घूम रहे हैं, वो क्रेमलिन आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। यानी न सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ क्रेमलिन ही एक केंद्र रह जाने की संभावना ने जन्म ले लिया है। जंगी बिसात के रणनीतिक केंद्र से ऑर्डर पास हो चुका है। हथियारों का डिप्लॉयमेंट इसी ऑर्डर का पहला एक्शन है। लेकिन इन हथियारों की मंजिल यूक्रेन नहीं है, बल्कि इन हथियारों का इस्तेमाल उन सभी देशों पर होगा जो रूस के मित्र नहीं हैं। या फिर जो रूस के सामने वर्ल्ड ऑर्डर में किसी देश को तुलनात्मक रूप से खड़ा देखना चाहते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन की जंग में अब प्रत्यक्ष रूप से रूस के खिलाफ बारूद उगलने वाले देशों के हर मूवमेंट का जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी का मकसद है विश्व विजय।
क्रेमलिन से जारी फरमान, शुरू विश्व विजय अभियान। पुतिन का अंतिम मिशन, संसार पर जीत का प्रण। न कोई अनुमान, न ही कल्पना, बल्कि इस खबर का सोर्स है क्रेमलिन से जारी पुतिन के विश्व विजय प्लान का ब्लूप्रिंट। यानी अब रूस के एक्शन प्लान में सिर्फ यूक्रेन या यूक्रेन की मदद करने वाले देशों का ही नाम शामिल नहीं है, बल्कि आर या पार के मूड में आ चुके पुतिन ने उस हर देश को अपने निशाने पर लेने का फैसला कर लिया है जो रूस को वर्ल्ड ऑर्डर के पायदान में नंबरों पर गिनते हैं, या फिर जो रूस के प्रति मित्रता का व्यवहार नहीं रखना चाहते। और इस एक्शन के लिए पुतिन ने जिस प्लान को एक्टिव किया है, और वो है ऑपरेशन एरिस। आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रीक के वॉर ऑफ द गॉड के नाम पर पुतिन ने विश्व विजय अभियान एरिस की शुरुआत कर दी है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन यह साफ हो चुका है कि अब टारगेट सिर्फ कीव पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि इस बारूदी अभियान का मकसद पूरी दुनिया को रूस के झंडे के नीचे लाना है। जिसका प्रमाण है रूस के उस ओपिनियन मेकर सर्गेई मर्तन का बयान, जो एक रणनीति के तहत ही अपने ओपिनियन को पब्लिकली शेयर करते हैं। अब क्या है उनका बयान, इसे देखिए। पश्चिमी देश रूस का पर्याप्त सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए अशांति बनी हुई है और स्थायी शांति के लिए शुरुआत जंग से करनी होगी, ताकि नेटो रूस को गंभीरता से ले। वो पुतिन की तुलना किम जोंग से करते हैं, इसलिए हम सभी के खिलाफ विनाशकारी परमाणु हमला करेंगे। वॉर्सा तक हमारी मिसाइल 1.5 मिनट में पहुंच जाएगी और मुमकिन है कि गर्मी के अंत तक ये हो भी जाए। मतलब साफ है, रूस के ऑपरेशन एरिस के लिए जो कदम उठाए जाने हैं उनमें न्यूक्लियर हथियार ही विकल्प है। मुमकिन है कि बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की वजह भी यही हो, लेकिन सिर्फ बेलारूस में हथियारों की तैनाती तक ये ऑपरेशन सीमित नहीं रहेगा। इसका संकेत रूस की तरफ से मिल रहा है, ये संकेत भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रूस के ऑपरेशन में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि कैसे हो रही है। रूस की राजनीतिक हस्तियां पश्चिम के खिलाफ जंग छेड़ने के पक्ष में हैं। रूसी थिंक टैंक यूरोप के खिलाफ एक्शन लेने का सुझाव दे चुके हैं। रूस का विपक्ष भी अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने के लिए समर्थन दे चुका है। रूस के ज्यादातर मंत्री न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की अपील कर चुके हैं, जबकि क्रेमलिन से भी पुष्टि हो चुकी है कि रूस का अस्तित्व न्यूक्लियर हथियारों पर ही टिका है। इस लिहाज से अगर रूस विश्व विजय के अभियान एरिस को शुरू करता है, तो इसका साफ मतलब ये है कि क्रेमलिन के ब्लूप्रिंट में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए वक्त और हालात दर्ज हैं। सवाल यह है कि रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कैसे करेगा, कहां-कहां न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की जाएगी, क्या सिर्फ रूस या फिर बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती से काम चल जाएगा, क्या ये काफी है कि इन्हीं जगहों पर तैनाती होगी या फिर कुछ और जगहों का चुनाव किया जाएगा न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के लिए। जाहिर तौर पर कुछ तो रणनीति रूस ने तय की होगी, और इस रणनीति को अंजाम तक कैसे आखिर रूस पहुंचाएगा। मुमकिन है कि रूस अपनी न्यूक्लियर तैनाती की रणनीति को अमेरिका के बिछाए जाल को ध्वस्त करने के हिसाब से बनाए, जिसकी पुष्टि ओपिनियन मेकर सर्गेई भी करते हैं। अब सवाल ये भी है, क्या सिर्फ जवाबी तैयारी से ही रूस का विश्व विजय का ख्वाब पूरा होगा, या तैयारी का स्तर कुछ और है।
रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक रूस ने प्रशांत महासागर में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती शुरू कर दी है। तैनात की जाने वाली सभी सबमरीन्स पोसाइडन टॉर्पीडो ढोने में सक्षम होंगी। इसके अलावा बेलगोरोद और खाबरोवस्क सबमरीन के लिए भी नई योजना है। इन न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए भी टॉर्पीडो विकसित किए जा रहे हैं। इस तैयारी के अलावा रूस पैसिफिक फ्लीट का बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल बेस यानी काम चटका तैयार रखा गया है। एक बात तो है कि अमेरिका भी मानता है कि रूस के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उससे अमेरिका का कोई भी डिफेंस सिस्टम रक्षा नहीं कर सकता। ना ही एक क्षमता चीन के अलावा किसी और दूसरे न्यूक्लियर हथियार संपन्न देश के पास है और इसीलिए रूस के ऑपरेशन एरीज की कामयाबी पर कोई संशय नहीं है। इसका मतलब साफ है, वर्ल्ड ऑर्डर में रूस की गिनती शुरू होगी और रूस पर ही खत्म हो जाएगी, जिसका प्रमाण है रूस के शस्त्रागार में मौजूद न्यूक्लियर ताकत। इसे ऐसे समझिए कि रूस के पास 5,970 न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें से 1,500 परमाणु हथियार रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 2,889 हथियार रिजर्व हैं और 1,588 टैक्टिकल वेपन्स तैनात हैं। इनमें रूस के एक्टिव हथियारों में 812 सरफेस से बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए लॉन्च हो सकते हैं, वहीं 576 सबमरीन से और 200 न्यूक्लियर बॉम्बर्स से। इन्हें लॉन्च करने का अधिकार प्रेसिडेंट पुतिन के पास है, जिसे न्यूक्लियर ब्रीफकेस या चेगेट के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। ये चेगेट रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ प्रमुख के पास है, जिसके जरिए सीधे रॉकेट फोर्स से जुड़कर न्यूक्लियर वेपन फायर किया जा सकता है। इसके मुकाबले अमेरिका की ताकत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परमाणु हथियारों के मामले में रूस नंबर 1 है, लेकिन अब एटमी तूफान आने का खतरा बेलारूस से है। वजह पुतिन की नई प्लानिंग है। पुतिन ने अमेरिका की तरह अपने देश के बाहर परमाणु हथियारों की तैनाती का ऐलान कर दिया है। पहला ठिकाना बेलारूस होगा। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों का गोदाम तैयार हो रहा है। परमाणु हमले के लिए कई मिसाइलें और फाइटर जेट की तैनाती हो चुकी है। अब अमेरिका ने भी एटमी हथियारों की मूवमेंट शुरू कर दी है। यूरोप में परमाणु हथियारों का एक ऐसा जाल बनाया जा रहा है जिसके जरिए वक्त पड़ने पर रूस का शिकार बेहद आसानी से किया जा सके। एक धमाका और फिर जंग से पीछे लौटने का हर विकल्प बंद। एक घातक हथियार जिसके इस्तेमाल करते ही शुरू होगी एक अंतहीन विनाश लीला। एक ऐसी जंग की शुरुआत जिसमें जीत हार के मायने ही खत्म हो जाएंगे। जरा अंदाजा लगाइए, रूस ने अगर पहला परमाणु प्रहार किया तो क्या होगा। क्या अमेरिका और नाटो रूस के प्रहार के बाद भी सब्र रख सकेंगे? न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल चाहे रूस करे या अमेरिका करे या फिर कोई और देश, पहला धमाका एक ऐसी चिंगारी की तरह काम करेगा जो कई परमाणु धमाकों की वजह बनेगा। रूस अमेरिका की सबमरीन परमाणु हथियार से लैस है। रूस अमेरिका न्यूक्लियर फोर्स बना रहा है। दोनों देशों के पास कई न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। दोनों देश के बॉम्बर परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइलें तैयार रहती हैं। रूस अगर पहला हमला करता है तो वो कभी भी अमेरिका को पलटवार का मौका नहीं देना चाहेगा, जबकि अमेरिका और नाटो रूस पर चंद मिनटों में पलटवार का इंतजाम बहुत पहले कर चुके हैं। दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंका और गहरी हुई है तो उसकी वजह है प्रेसिडेंट पुतिन। पुतिन का पहला ऐलान, बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे। पुतिन का दूसरा ऐलान, जुलाई तक परमाणु जखीरे के लिए गोदाम तैयार होगा। पुतिन का तीसरा ऐलान, बेलारूस में परमाणु हमला करने वाली मिसाइल तैनात है। पुतिन का चौथा ऐलान, बेलारूस के फाइटर जेट हमला करने में सक्षम बनाएगा। पुतिन का पांचवा ऐलान,
रूस बेलारूस के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देगा। रूस के इन्हीं ऐलानों के बाद से ज़ेलेंस्की की बेचैनी बढ़ गई है। नाटो में हड़कंप है और अमेरिका नए सिरे से तैयारियों में जुट गया है। हिरोशिमा में दुनिया ने जिस बम की तबाही को देखा था, उससे भी कई गुना ज्यादा घातक और ताकतवर बम की तैनाती दुनिया के कई हिस्सों में होने लगी। परमाणु हथियारों की इस तैनाती में रूस और अमेरिका दोनों शामिल हैं। रविवार को अमेरिका के एक C-17 ग्लोबमास्टर की उड़ान ने भी यही इशारा किया है। इस विमान ने किटलैंड एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया और नीदरलैंड के एयरबेस तक गया। दावा है कि अमेरिकी वायुसेना के इस कार्गो विमान में B-61 न्यूक्लियर बम था। दावा है कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका परमाणु बम भेज रहा है ताकि रूस के खिलाफ जवाबी एक्शन में न्यूक्लियर अटैक का एक ऐसा तूफान उठे जिसे पुतिन किसी भी तरह से रोक ना सके। अमेरिका की इस तैनाती के पीछे रूस के नए एक्शन को माना जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि बेलारूस में पुतिन न्यूक्लियर हथियार भेज रहे हैं। बेलारूस में बड़े पैमाने पर एटम बम की तैनाती होगी। बेलारूस से यूरोप के देशों पर परमाणु हमला आसान है। बेलारूस में 1 जुलाई तक परमाणु हथियार का गोदाम तैयार हो जाएगा। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती से सबसे अधिक चिंता में यूक्रेन है। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाने की अपील की। खलबली नाटो में भी है। नाटो ने रूस के इस कदम को बेहद खतरनाक माना है। बेलारूस में परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने को नाटो ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। बेलारूस की सीमा उत्तर में लातविया, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड और दक्षिण में यूक्रेन से लगती है। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी का मतलब यूरोप के कई देशों पर खतरा है। पुतिन दुश्मनों में हड़कंप को बखूबी समझ रहे हैं। पुतिन के मुताबिक बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती किसी भी मायने में गलत नहीं है। पुतिन ने साफ किया है कि रूस बेलारूस को हथियार नहीं दे रहा है। रूस खुद अपने परमाणु जखीरे की देखरेख करेगा। पुतिन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका दूसरे देशों में बरसों से परमाणु हथियार रख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के परमाणु हथियार कई देशों में मौजूद हैं। बेल्जियम, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड में अमेरिका परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी पूरी दुनिया को है। कहा जाता है कि अमेरिका के परमाणु हथियार तुर्की में भी मौजूद हैं। ग्रीस में भी परमाणु जखीरा होने का दावा किया जाता रहा है। यूक्रेन की जंग हो या कोई और मोर्चे पर, अगर नाटो कोई परमाणु मिशन चलाता है तो फिर अमेरिका के B-61 हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अमेरिका की तर्ज पर ही रूस भी अपनी सीमा से बाहर दूसरे देश में परमाणु हथियार तैनात करने जा रहा है। पुतिन ने दावा किया है कि बेलारूस में कई इस्कंदर मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा बेलारूस के 10 एयरक्राफ्ट को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए सक्षम बनाया गया है। अब अगले महीने से पायलट की ट्रेनिंग शुरू होगी। जब सामरिक परमाणु हथियारों की बात आती है तो रूस सबसे आगे गिना जाता है। रूस के पास अमेरिका और नाटो की तुलना में ज्यादा सामरिक परमाणु हथियार है। अमेरिका का मानना है कि रूस के पास करीब 2000 एक्टिव परमाणु हथियार मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के पास लगभग 200 सामरिक परमाणु हथियार हैं। इनमें से आधे यूरोप में तैनात हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की तैनाती और मूवमेंट दुनिया के एक बड़े विध्वंस का सिग्नल दे रही है। रूस और अमेरिका के बीच अगर परमाणु युद्ध की शुरुआत हुई तो धरती का एक बड़ा हिस्सा वीरान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।